Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class 9th. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो सेल का पढ़ा था। उसको मैथमेटिकली प्रूव किया था हमने कि किस तरह साइज का सरफेस एरिया उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर इन्वॉल्व होता है। उनके अंदर जितना ज़्यादा बड़ा साइज होता है सेल का, उसका उतना कम सरफेस एरिया होता है, और जितना स्मॉल साइज सेल होता है उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होता है। वो एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल उतना ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करता है सेल को थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक जो अब शुरू होने जा रहा है ये टिपिकली उसी टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि अब हमने वो चीज़ें पढ़नी हैं, जो वो प्रोसीजर्स पढ़ने हैं जिनके तहत मटेरियल जो है वो सेल के अंदर और बाहर मूव आउट करता है। वो प्रोसीजर्स और वो प्रोसेसेस पढ़ने हैं जिनके तहत सेल में इनर एंड आउटवर्ड एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है डिफ्यूजन। आज का हमारा मेन टॉपिक है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। अब आगे हमने वो प्रोसीजर्स पढ़ने हैं कि किन प्रोसेसेस के तहत ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल के अंदर और बाहर हरकत करते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर हमने पढ़ना है कि वो कौन सा प्रोसीजर है जिसके तहत मॉलिक्यूल्स मूवमेंट शो करते हैं। पहली चीज़ है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है? ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। मींस इसकी कुछ दो एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। इसमें एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वो हायर कंसंट्रेशन से जाती जाती लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है, और इस तरह वो हमारी पूरी बॉडी में कैपिलरीज जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ तक पहुँचती है ग्लूकोज। इस तरह एक और इसकी एग्जांपल है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो मूव करते हैं ब्रीदिंग के लिए, जो गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फिश के अंदर और एनिमल्स के अंदर, जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है उसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ये भी एक इसकी एग्जांपल है। तो ये एक जनरली मैंने आपको इसका डिफाइन किया कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसके अंदर अब एक और बात की गई है टिपिकली साइंस की लैंग्वेज में, वो ये है कि जैसे ही जब भी मॉलिक्यूल्स उस वक्त मूव करते हैं, उस वक्त अपनी जगह को मिसप्लेस करते हैं, अपनी जगह से मूव करते हैं अपनी जगह से, कब करते हैं? जब भी टेम्परेचर में स्लाइटली चेंज आता है। कैसे टेम्परेचर में स्लाइट चेंज आता है कि मिसाल के तौर पे जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से या -273 डिग्री केल्विन से जब भी टेम्परेचर को स्लाइटली मूव किया जाता है, अपनी टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, तो मॉलिक्यूल्स फ़ौरन अपसेट होते हैं और वो स्टेबल होने के लिए अपनी जगह से मूव करते हैं। टेम्परेचर बेसिक एक कॉज है जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का बायस बनता है। ये डिटेल से हम इन चीज़ों को आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको मैं सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि जब भी हम टेम्परेचर में स्लाइड चेंज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स में हरकत होना शुरू होती है। और क्यों शुरू होती है? क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे होते हैं, वो अपना स्पेसिफिक एरिया हासिल करना चाह रहे होते हैं। इसको मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको वाज़ेह किया है, एक फिक्रा लिखा है मैंने इसके बारे में। स्लाइड चेंज इन टेम्परेचर कॉज मॉलिक्यूल्स टू मूव रैंडमली टू गेन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एरिया। अपनी जगह को हासिल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए जब भी स्लाइड चेंज इन टेम्परेचर किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। दूसरी इसमें एक बात की गई है कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ना, सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से लिंक करता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक टर्म यूज़ की गई है हमारे डिफ्यूजन के टॉपिक में। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि ऐसा अमल जिसमें कोई थर्ड सोर्स एनर्जी प्रोवाइड ना कर रहा हो किसी प्रोसीजर के लिए। मसलन जो भी हमारे जिस्म में प्रोसेसेस होते हैं, मिसाल के तौर पे ग्लूकोज जो पूरे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट होती है, उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, वो खुद ब खुद मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर और यूटिलाइज होती है बॉडी में। उस ग्लूकोज की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एनर्जी नहीं चाहिए होती, वो ग्लूकोज खुद ही डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और डिफ्यूजन जो है वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है।
कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मुझे उम्मीद है आपको डिफ्यूजन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बस इसमें एक बात ये याद रखनी है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेल मेम्ब्रेन इसमें एक बेसिक किरदार अदा करती है इस मूवमेंट में, क्योंकि हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती है, एक बैरियर के तौर पे काम करती है। इसमें एग्जांपल्स हमने देखी हैं कि ऑक्सीजन की एग्जांपल जो डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी बॉडी में, हमारे ग्लूकोज की एग्जांपल जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस तरह ये हमने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी हैं। और ये कैसा प्रोसीजर है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, ये इसमें हम एनर्जी एक्सपेंड नहीं होती बॉडी के अंदर। और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की बात ये है कि जहाँ पे टेम्परेचर में स्लाइड चेंज हो, टेम्परेचर में जब स्लाइड चेंज होती है तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए मूव करते हैं फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इस कॉन्सेप्ट पे ये डिफ्यूजन की बात की गई है। और ये कैसा प्रोसीजर है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है मॉलिक्यूल्स की। हमारा डिफ्यूजन का टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा है। डिफ्यूजन के बाद हमारा टॉपिक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जैसा कि हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है कि डिफ्यूजन का प्रोसीजर तो हो रहा है लेकिन फैसिलिटेट किया जा रहा है। कोई चीज़ है जो इस डिफ्यूजन के प्रोसेस को सपोर्ट कर रही है। तो वो सपोर्ट क्यों कर रही है, वो वजह क्या है, वो हम देखते हैं। वो वजह ये है कि सेल से जो मॉलिक्यूल्स ने बाहर मूव करना है या अंदर मूव करना है, उनका या तो साइज़ लार्ज है, साइज़ की वजह से वो एंटर नहीं हो सक रहे या बाहर नहीं जा सक रहे। और दूसरा फैक्टर जो है चार्ज का मसला है। वो चार्ज है जिसकी वजह से सेल उन्हें एंटर नहीं होने दे रहा या उनको बाहर नहीं जाने दे रहा। एक चार्ज का मसला और दूसरा साइज़ का मसला। इस वजह से सेल उनको बाहर नहीं जाने दे रहा और उनको अंदर नहीं आने दे रहा। इस वजह से ये काम कौन करता है कि उनकी मदद कौन करता है उनको सेल के बाहर और अंदर मूव कराने में? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उनकी मदद करता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उनके साथ अटैच होके उनको मूव करवाता है फ्रॉम इनर टू आउटर एनवायरनमेंट और आउटर टू इनर एनवायरनमेंट इनटू द सेल। बस इतनी सी बात है। ये एक साइज फैक्टर है, एक चार्ज फैक्टर है, दूसरा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसमें मदद करता है मूवमेंट में। और लास्ट पे ये है कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी की एक्सपेंडेशन नहीं होती, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट में शामिल होता है। ये भी, इसमें भी एनर्जी एक्सपेंड नहीं होती मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, रेदर देन ये कि इसमें प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स करवाते हैं इनर एंड आउटर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं उसमें क्या बात की गई है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बाद अब हमने ऑस्मोसिस में देखना है कि किस बात का जिक्र किया गया। तो आपने मेरी बात को गौर से समझना है। अगर आप समझ जाएंगे तो ये ऑस्मोसिस आपको कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि क्रैमिंग करने से एक वक्त के बाद चीज़ भूल जाती है। आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। कहाँ से कहाँ पे मूव करते हैं? सॉल्यूशन और सोलूट की मिकदार के मुताबिक मूव करते हैं। हमारे पास दो सॉल्यूशन हो, अगर एक सॉल्यूशन मिसाल के तौर पे यहाँ पे पड़ा है, दूसरा सॉल्यूशन हमने यहाँ पे रखा है। एक में सोलूट की मिकदार कम है, एक में सोलूट की मिकदार ज़्यादा है, तो पानी हमेशा कम सोलूट की मिकदार से ज़्यादा सोलूट की मिकदार वाले सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। ये बात अब मैं आपको आम अल्फाज में ज़रा समझाता हूँ कि किस तरह है कि एक आप चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको एक बर्तन में रखते हैं, साथ ही एक और बर्तन लेते हैं, उसमें चीनी की मिकदार ज़्यादा डाल देते हैं बनिस्बत इसके। ये सॉल्यूशन जो शीरा बनेगा ये ज़रा गाढ़ा बनेगा, और जो हमने पहले बनाया था वो ज़रा गाढ़ा नहीं होगा, वो पतला होगा थोड़ा सा। तो आप खुद मुझे बताएं कि पानी जो दोनों सॉल्यूशंस में मौजूद है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा? जाहिर है जो सोलूट पतला है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़रा कम है जिसमें सोलूट की, वो वहाँ से मूव करेगा किस सोलूट की तरफ? उस पानी की तरफ, उस शीरे की तरफ जो गाढ़ा है। तो इस प्रोसीजर को, इस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम ऑस्मोसिस का नाम देते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसे सॉल्यूशन से जिसमें सोलूट की कंसंट्रेशन कम है बनिस्बत उस सोलूट के जिसमें सोलूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है।
इस ऑस्मोसिस की जो टर्म है इसको हम ज़्यादा बेहतर किस टर्म से समझ सकते हैं? टॉनिसिटी की टर्म से हम इसको समझ सकते हैं। टॉनिसिटी क्या है? टॉनिसिटी रेफर्स टू द सोलूट कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशंस। टॉनिसिटी भी हमें सोलूट की कंसंट्रेशन के बारे में बताती है, किस लिहाज से कि वो किस मिकदार में सॉल्यूशंस में पाए जाते हैं। ये टर्म्स किससे रिलेटेड है? टॉनिसिटी इस चीज़ से रिलेटेड है कि सॉल्यूशंस में सोलूट की कंसंट्रेशन कितनी है। इस टॉनिसिटी की टर्म से हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को, इस प्रोसेस को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसके बाद 3 टर्म्स इस टॉपिक से रिलेटेड हमें बताई गई हैं, एक हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर सोलूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोलूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है बनिस्बत इसके सॉल्वेंट के। हाइपोटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा है और सोलूट की मिकदार कम है, ऐसा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और लास्ट पे आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक से मुराद कि 2 सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं और दोनों सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट और सोलूट की मिकदार सेम है। दोनों सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट और सोलूट की मिकदार सेम है, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? आइसोटोनिक। आपको इस बात का तो पता होगा और पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट किसको कहते हैं और सोलूट किसको कहते हैं। सॉल्वेंट वो चीज़ जो किसी कंपाउंड को, किसी एलिमेंट को अपने अंदर डिजॉल्व करती है। मिसाल के तौर पे पानी जो है वो एक सॉल्वेंट है और शुगर जो है वो एक सोलूट के तौर पे एक्ट करती है। जिस चीज़ ने डिजॉल्व होना होता है किसी दूसरी चीज़ में, वो सोलूट कहलाता है। तो आइसोटोनिक कैसा होगा कि 2 सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, दोनों में सोलूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम है, बराबर है। ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये था हमारा ऑस्मोसिस का टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक दिया गया हमारे। एक और बात इसमें मैं आपको बता दूं कि इन टॉपिक्स की जो डायग्राम्स बुक में दी गई हैं वो आपको हैंड रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए उनकी। लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर इन पे आता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको डायग्रामेटिकली इन क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। बहुत सिंपल से डायग्राम से उनको बुक से देखें और देखते ही आपको उनकी समझ लगेगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स, कि पानी का जो बैलेंस है, सेल में बैलेंस कैसे रखा जा सकता है और उस बैलेंस के रखने में मसाइल क्या क्या पेश आते हैं। अब हमने वो उस चीज़ को पढ़ना है। तो इस वाटर बैलेंस के प्रॉब्लम्स के टॉपिक के अंदर सबसे पहले हमें रेड ब्लड सेल के बारे में बताया गया है। उसको एज एन एग्जाम्पल दिया गया है कि उसको जब हम मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में रखते हैं तो वो उसका क्या रद्द-ए-अमल होता है। तो हमें पता है कि 3 किस्म के इन्वायरमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। तो हमने तीनों कंडीशंस के अंदर रेड ब्लड सेल का रद्द-ए-अमल देखना है कि वो क्या करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोनिक इन्वायरमेंट की। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में हमें पता है कि सेम कंसंट्रेशन ऑफ सोलूट्स एंटरिंग इनटू द सेल एंड सेम कंसंट्रेशन ऑफ सोलूट इज गोइंग आउट ऑफ द सेल। ये कंडीशन है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी रेड ब्लड सेल की तो वो स्टेबल रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, उसका वॉल्यूम स्टेबल रहेगा, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा रेड ब्लड सेल का, जब हम उसको एक आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रखेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो कौन सा एनवायरनमेंट है? वो है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हमें पता है कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होती है, सोलूट कम मिकदार में होता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जिसकी एग्जांपल फ्रेश वाटर दी गई है, हाइपोटोनिक वाटर का जो एनवायरनमेंट है उसमें हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं कि जो बिल्कुल जिसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा है बनिस्बत उसमें सोलूट्स के वाटर की मिकदार ज़्यादा है, तो वाटर मूव करेगा इनटू द सेल और इस स्टेट में सेल जो है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाएगी तो वो रप्चर कर जाएगा, जैसे बैलून की तरह वो उसकी शेप बनेगी और वो एक स्टेज पे आके रप्चर कर जाएगा। तो ये थी दूसरी कंडीशन। क्या थी? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। उस एनवायरनमेंट में जब हम रेड ब्लड सेल को रखेंगे तो वो बैलून की तरह होके और एक स्टेज पे वो रप्चर कर जाएगा। ये पहला प्रॉब्लम आया हमें वाटर बैलेंस में। और अब लास्ट पे हमने तीसरा पॉइंट डिस्कस करना है। वो कौन सा है कि जब हम रेड ब्लड सेल को हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रखेंगे तो फिर सेल कैसे बिहेव करेगा। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में हमें पता है कि सोलूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है,
जब सोलूट की कंसंट्रेशन उस इन्वायरमेंट में ज़्यादा होगी तो हमने ये देखा है कि वाटर मॉलिक्यूल लेस सोलूट कंसंट्रेशन से हायर सोलूट कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। जब वाटर मॉलिक्यूल सेल से निकलेंगे और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर जाएंगे जहाँ पे सोलूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सेल जो है वो स्क्वीज कर जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगा। तो हमें ये देखना है कि हम इस स्टेट से कैसे सेल को बचा सकते हैं। एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का और सेल वॉल का यहाँ पे किरदार होना चाहिए कि वो एक तो ज़्यादा पानी को अंदर एंटर ना होने दें, और दूसरा ये कि वो सेल से वाटर को ज़्यादा मिकदार में बाहर ना निकलने दें कि सेल स्क्वीज कर जाए। तो ये 3 किस्म की कंडीशंस हैं जिसमें हमने रेड ब्लड सेल को रखा और उसने हमें क्या बैकअप दिया, उसने हमें क्या दिखाया कि ये उसने बिहेव किया कि आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में वो रप्चर कर गया और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में वो स्क्वीज कर गया। तो इस कंडीशन में हमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का, इस तरह हमने रेड ब्लड सेल की जो एनिमल्स में मौजूद होता है उसकी एक एग्जांपल पढ़ी है। अब हम यही बात प्लांट्स के हवाले से करते हैं कि प्लांट्स में क्या प्रोसीजर होता है। अगर हम एक प्लांट सेल को इस तरह ही 3 एनवायरनमेंट में उसको कंपेयर करें तो वो क्या बिहेव करता है। स्टूडेंट्स, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स के सेकंड पैराग्राफ के अंदर, पहले पैराग्राफ में हमने ह्यूमन के रेड ब्लड सेल के बारे में डिस्कस किया कि वो कैसे बिहेव करता है तीनों एनवायरनमेंट्स के अंदर। अब हमने वाटर बैलेंस प्रॉब्लम जो है वो प्लांट सेल का देखना है कि एक प्लांट सेल को अगर हम तीनों एनवायरनमेंट्स के अंदर रखें तो वो हमारे साथ कैसे बिहेव करता है। तो 3 एनवायरनमेंट्स हैं हमारे पास, कौन कौन से? हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। पहले हम देखते हैं कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की बात की गई है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में टर्गर प्रेशर आता है प्लांट सेल पे। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में टर्गर प्रेशर प्लांट को बेयर करना पड़ता है, प्लांट सेल को टर्गर प्रेशर बेयर करना पड़ता है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में। ये पहली बात है, इसको हम समझते हैं कि ये कैसे की गई है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में हमें पता है कि वाटर जो है वो ज़्यादा मिकदार में होता है और वाटर की मूवमेंट होती है इनटू द सेल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर। एक और बात ये हमने पढ़ी है पहले भी कि प्लांट सेल जो होता है वो उसकी सेल वॉल मजबूत होती है, उसकी सेल वॉल रप्चर नहीं करती एनिमल सेल्स की निस्बत। एनिमल सेल्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं, उसमें तो सेल मेम्ब्रेन होती है। जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो काफ़ी सख्त होती है। उसके सख्त होने की वजह से जब पानी का प्रेशर पड़ता है साइटोप्लाज्म के थ्रू, पानी सबसे पहले सेल के अंदर एंटर होता है, उसके बाद वो वैक्यूल में जाता है। जैसे जैसे वैक्यूल बड़ा होता जाता है उस पानी के ज़्यादा होने की वजह से, तो जो साइटोप्लाज्म होती है सेल की वो सेल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। जब वो प्रेशर एक्सर्ट करती है सेल वॉल पे तो एक कंडीशन आती है, एक सख्त कंडीशन सेल के अंदर क्रिएट होती है जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं और टर्जिडिटी कहते हैं। टर्जिडिटी भी कहते हैं और इसको हम उस प्रेशर को जो साइटोप्लाज्म सेल वॉल पे क्रिएट करता है उस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। पानी के एंटर होने की वजह से वैक्यूल का साइज बड़ा होता है। वैक्यूल का साइज बड़ा होने की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है साइटोप्लाज्म का सेल वॉल पे, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। तो ये किस स्टेट में होता है? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर। सेकंड स्टेट पढ़ते हैं आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। हमें पता है कि आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में चीज़ें स्टेबल रहती हैं, जिस मिकदार में एंटर हो रही होती हैं उसी मिकदार में बाहर जाता है सोलूट और सॉल्वेंट। तो इस स्टेट में, आइसोटोनिक स्टेट में फ्लैसिड कंडीशन रहती है। फ्लैसिड से मुराद सेल एक ढीली सी स्टेट में रहता है, ना ज़्यादा सख्त कंडीशन में जाता है और ना बिल्कुल श्रिंक करता है, बल्कि दरमियानी स्टेट, एक नरम सी स्टेट में रहता है। उस स्टेट को फ्लैसिड कहते हैं। लास्ट पॉइंट है कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में सेल कैसे बिहेव करता है। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में हमें पता है कि जब बाहर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होगा, बाहर सोलूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो वाटर ऑटोमेटिकली इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल में मूव करेगा। इस मूवमेंट की वजह से सेल जो है वो श्रिंक करेगा, सेल की साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक करेगी क्योंकि वाटर सेल से मूव आउट कर जाएगा। इस स्टेट की वजह से, इस स्टेट को हम नाम क्या देते हैं? श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म
बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इंटरनल एनवायरनमेंट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हम उसको क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मूव कर जाता है और साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाती है। ये अब हमने जो चीजें पढ़ी हैं ये प्लांट सेल का बिहेवियर पढ़ा है। किन एनवायरनमेंट्स में, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर। अगर आपने मेरा लेक्चर गौर से सुना होगा तो आपको ये चीजें खुद ही याद हो जाएंगी जब आप एक दफा इसको बुक में से रीड आउट करेंगे। तो ये दो प्रॉब्लम्स जो प्लांट सेल में होती हैं और जो एनिमल सेल में होते हैं ये मैंने आपको बहुत डिटेल से समझा दिए। एक दफा इसको बुक में रीड आउट कर लें और इसकी जो डायग्राम्स दी गई हैं प्लांट सेल की उसमें फ्लैसिड कंडीशन भी देखें, उसमें प्लाज्मोलाइसिस की कंडीशन भी देखें और उसमें टर्गर प्रेशर भी देखें, किस तरह सेल टर्जिडिटी स्टेट में आ जाता है, सेल की आउटर लेयर पे प्रेशर एग्जर्ट होता है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कल हम इस वीडियो के पार्ट 2 में इंशाल्लाह नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। साइंस आपको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।